कामयाब होने के लिए कामयाबी की कीमत देनी पड़ेगी, वो किस अंदाज से देनी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर अब मैं तनवीर गुमर साहब को दावत देता हूँ कि वो आपको बताते हैं कि किस तरह आपने जो कामयाबी की तरफ जाना है और आपने किस तरह कंफर्ट जोन से निकलना है और आपने आपको चेंज कैसे करना है। तो आपकी ज़ोरदार तालियों की गूंज में तनवीर गुमर जी, क्लैपिंग। पहली ये कि एरोगेंस इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। आमतौर पे हम समझते हैं कि इग्नोरेंस यानी जहालत सब बुराइयों की माँ है, जड़ है। लेकिन आइंस्टाइन ये कहते हैं कि इससे भी बड़ा ख़तरा इंसानी समाज के लिए, तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए एरोगेंस है। एरोगेंस का मतलब ये है कि आप लर्निंग रेजिस्टेंट हैं। आप जिस भी माहौल में हैं वहाँ आप लोगों को जज करते हैं, आप लोगों को एक ख़ास नज़र से देखते हैं और उनको रेट करते हैं कि ये बंदा किस काबिल है, किस लायक है। कम्युनिकेशन स्किल्स की दुनिया में जो बड़ा हिस्सा है वो स्पीकिंग के बारे में हम आमतौर पे बात करते हैं। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग है कि आप कैसे बात करते हैं, किस तरह गुफ्तगू करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा लिसनिंग है। पहले आप दूसरे को समझते हैं, फिर आप उसे अपनी बात समझाते हैं। अगर आपने ये पहला हिस्सा नहीं किया, आपने बात समझी नहीं, दूसरे को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके पस मंज़र को, उसकी सोच को, उसके नज़रिए को, उसकी ज़रूरत को समझा नहीं आपने, और आपने उसे अपनी बात समझाना शुरू कर दी, तो बात नहीं बनेगी। तो अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने अपने नज़रियात, अपनी इससे पहले वाली सोच, अपने व्यूज़, ये सब चीज़ें थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। अगर आप रियल सेंस में बेनिफिट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो आपको फ़िल्टर्स हटाने पड़ेंगे। अगर आप फ़िल्टर्स लगा के अंदर चीज़ें जाने देंगे तो शायद कोई एक आध चीज़ जाएगी, शायद कोई भी नहीं जाएगी। तो आप थोड़ा अपने आप को ढीला छोड़ें, लंबा सांस लें, रिलैक्स करें, और जो बातें अब तक पहुंच रही हैं उन्हें अभी पेनिट्रेट करने दें। बाद में घर जाके देखिएगा, उनको जो फालतू हुई उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिएगा, जो काम की कोई एक आध बात हुई उसे अपना लीजिएगा। लेकिन अभी कम से कम इस वक्त रेजिस्टेंस, फिल्टर्स, जजमेंटल बिहेवियर, इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। फिर इन द रियल सेंस जो मैं बात करूँगा वो आप तक पहुँचेगी, वरना वो इससे आगे नहीं जाएगी। आप सामने एक शील्ड लगा लेंगे। पहली बात है नसीब के बारे में। डेस्टिनी, लक, फॉर्चून, नसीब, किस्मत, तकदीर, बहुत से नाम हैं इसके। हर नाकाम शख्स से जब आप पूछते हैं कि तुम्हारी नाकामी की वजह क्या है, तो वो कभी भी ऐसे नहीं कहेगा कि मैं वजह हूँ मेरी नाकामी की, आई एम रिस्पॉन्सिबल। वो कहेगा अब्बा जी जिम्मेदार हैं, हालात अच्छे नहीं मिले मुझे, किस्मत ठीक नहीं थी, दुख ये नहीं कि हमको ऐसा ज़माना मिला, गम ये है कि ऐसे ज़माने को हम मिले। मैं गलत वक्त, एम को के ज़माने में पैदा हो गया हूँ, मैं गलत वक्त में पैदा हो गया हूँ। मार्केट ही ठीक नहीं है जी, गरीबा रोज़े रखे थे, दिहाड़ियाँ लंबियाँ होगी। हम हैं वो सया नसीब तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। इस सोच के साथ अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर आप रियल एस्टेट छोड़िए, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में जाइए, नकर नतीजा एक ही निकलेगा, और वो है नाकामी। क्योंकि नाकामी आपके बाहर नहीं, आप अपने साथ नाकामी लिए फिरते हैं। ये नहुसत जिस आप दरवाजे के अंदर जाएंगे अपने साथ ले जाएंगे वहाँ। तो नहुसत हमारी तकदीर या किस्मत हमारी कुंडली में नहीं होती, हमारी सोच में होती है। और खुशखबरी ये है आज के दिन के सोच को बदला जा सकता, सोच तब्दील हो सकती है। सोच एक बीज है और जो आपकी ज़िंदगी है वो उसका फल है। किस्मत के बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दूं जो मुझे आज तक समझ आया। आप उससे इत्तेफाक करें कि आप मेहरबानी ना करें तो भी आपकी मेहरबानी, लेकिन इसको सुन लीजिए
अभी फैसला मत कीजिएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, अभी सिर्फ सुन लीजिएगा और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या घर जाके फैसला कीजिएगा कि जो सारी बातचीत हुई वो ठीक है कि वो ठीक नहीं है। तो अभी सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। आपकी तवज्जो है? सुन रहे हैं? सब तक पहुँच रही बात? अच्छा जी, वो करके दिखाएं जो एक बार वो उन्होंने कहा था, यस कैसे यस करना है। जी आवाज़ आ रही? यस। अच्छा, तो बात ये है जी कि जो मुझे समझ आया वो ये है कि हमारी पैदाइश के बारे में कि हम हो चुके हैं, ये हमें कई साल बाद पता चला कि हम हो चुके हैं। ऐसे ही ना जी, हमें पैदा होने के कई मंथ्स और कई सालों के बाद ये एहसास हुआ, ये मालूम हुआ शऊरी तौर पर कि अच्छा ये मैं हूँ और मैं हो चुका हूँ, जो वारदात मैं हूँ वो हो चुकी है। अब इससे पहले की जो सारी कहानी है वो किस्मत है। ये जो होने का एहसास है, जिस दिन पता चलता है कि हाँ मैं हो चुका हूँ, उससे पहले पहले की सारी कहानी किस्मत है। मैंने कहाँ पैदा होना है, किसके यहाँ पैदा होना है, मेरी हड्डियाँ कैसी होंगी, मेरा गोश्त कैसा होगा, आँखों का रंग कैसा होगा, मेरी खाल कैसी होगी, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे नाक की शेप कैसी होगी, ये किसी ने मुझसे पूछा नहीं है। मैं 1960 में पैदा होना चाहता हूँ या 1930 में पैदा होना चाहता हूँ या 2010 में, किसी ने पूछा नहीं मुझसे। रशीद साहब के यहाँ पैदा होना है या अब्दुल शकूर साहब के यहाँ पैदा होना है, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, डिस्कशन नहीं कि, मुझे ऑप्शन नहीं दिया। न्यूयॉर्क में पैदा होना है, चीचू की मलिया में होना है, लाहौर में होना है या पतोगी में, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ये सारा कुछ हो गया, ये मेरी किस्मत थी जिस पे मेरा कोई इख्तियार ही नहीं था, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था इसके बारे में। इससे इत्तेफाक करते हैं आप लोग? ओह दैट्स ग्रेट। और इनके लिए तालियां बजाइए जी, बढ़िया। ऐसे पुरजोश लोग रियल एस्टेट में बहुत पैसा बनाते हैं। दूसरा हिस्सा जो मुझे समझ आया, जो हमारी मौत है उस पर हमारा इख्तियार नहीं है। मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे हालात में आएगी, नहीं मालूम। माइकल जैक्सन के बारे में कहा जाता है कि उसने कोई 1 दर्जन के करीब डॉक्टर्स की टीम रखी थी और वह इमॉर्टल बनना चाहता था और मर गया। 12 डॉक्टर्स की मौजूदगी में मर गया, अपने घर के अंदर मर गया। तो मेरा ये ख्याल है, जो मुझे समझ आया है कि मेरा इस पर कोई इख्तियार नहीं। हो सकता है आपको ये लगता हो कि आपका इख्तियार है, आपको हक है ये सोचने का, लेकिन जितना मैंने समझा आज तक, मुझे लगता है कि मेरी मौत पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मेरी सेहत पे मेरा इख्तियार है, लेकिन मेरी मौत पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। वो हार्ट अटैक से होगी, वो किसी ट्रक के साथ टक्कर लग के होगी, वो डूब के होगी, वो कैसी होगी मालूम नहीं, कब होगी, कहाँ होगी, किस तरह होगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, ये मेरे इख्तियार से बाहर है। ये मेरी किस्मत है। ये जो 2 इंतहाएं हैं, मेरी पैदाइश और मेरी मौत, इसके दरमियान की जो सारा स्पैन है, सारी ज़िंदगी है, वो चाहे 30 साल है, 40 है, 50, 60 है, इस पे मेरा इख्तियार है। और ये इख्तियार मुझे अल्लाह ने दिया है। इसी का वो मुझसे हिसाब लेगा कि तुमने इस इख्तियार को कहाँ इस्तेमाल किया है। एग्री करते हैं? यस, दैट्स ग्रेट। जिन जिन लोगों को समझ आ गई है, दे नीड टू क्लैप। बहुत शुक्रिया। तो ये है पहली इंपॉर्टेंट बात कि आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका ये फ़लसफ़ा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरी किस्मत नहीं है, वो बीज मैंने खुद बोए हैं। जो मैं फसल काट रहा हूँ वो बीज मैंने खुद बोए हैं। और सादा सी बात है, आप गंदम बोएंगे तो गंदम काटेंगे, और आप चावल बोएंगे तो चावल काटेंगे, कपास बोएंगे तो कपास काटेंगे। तो आप आज जो काट रहे हैं ये आपने खुद बोया है। ज़हन की खेती में, अपने ज़हन की खेती में जो सोच का बीज बोया है, आज हम सब वो काट रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं तो अब्बा जी ज़िम्मेदार नहीं है, दोस्त ज़िम्मेदार नहीं है, टीवी ज़िम्मेदार नहीं है, ये ज़माना, ये वक्त ज़िम्मेदार नहीं है। ज़िम्मेदार वो बीज है जो अपने ज़हन के खेत में आपने काश्त किया था। और जो फसल आज आप काट रहे हैं, अगर वो फूल हैं तो आपने खुद काश्त किए थे, और अगर वो कांटे हैं तो भी आपने खुद बोए थे, ये किसी और ने नहीं बोए। इनको पानी भी आपने खुद दिया, इनको खाद भी आपने खुद दी, और इनकी परवरिश भी आपने खुद की, और मैंने खुद की।
तो अगर जैसी ज़िंदगी आज है हम इससे खुश नहीं हैं, जितनी हमारी इनकम आज है हम इससे खुश नहीं हैं, जैसे हमारे हालात हैं आज हम इससे खुश नहीं हैं, तो खुशखबरी ये है कि हम इसे तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये एक दम नहीं होगा, ट्रांजिशन है। बीज बोने और फल आने तक एक वक्त लगता है, एक सब्र आज़मा काम है। आप सेब खाना चाहते हैं, सेब का आप एक बीज बोएंगे और फिर उसकी परवरिश करेंगे, उसकी रखवाली करेंगे, और फिर एक वक्त आएगा जब उस पर फल लगेंगे। लेकिन एक बार जब फल लगना शुरू हो जाएगा तो फिर लगता ही रहेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जो सोच है वो लेते कहाँ से हैं। सोच कहीं ना कहीं से तो आती। तो सोच का जो सबसे बड़ा मार्केज है, सबसे बड़ा सोर्स है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। अगर आपके 3-4 दोस्त हैं और 3-4 ही अमीर दोस्त हैं तो ये नामुमकिन है कि आप गरीब रहें। अगर आपके 3-4 दोस्त हैं और 3-4 दोस्त ही गरीब हैं तो ये नामुमकिन है कि आप अमीर रहें। आपके 3-4 दोस्त हैं और तीनों चारों मुसलसल नमाज पढ़ते हैं रेगुलरली, तो ये नामुमकिन है कि आप उनके दोस्त भी रहें और फिर 10 साल उनके साथ भी रहें और नमाज ना पढ़ें। यू विल बी अफेक्टेड। ये एक मौजज़ा ही होगा, ये एक्सेप्शन ही होगी। अगर कोई शख्स 3 सिगरेट पीने वाले दोस्तों के साथ रोज़ाना मिलता है, वक्त गुजारता है, ट्रैवल करता है, खाता पीता है और फिर भी स्मोकिंग नहीं करता, तो स्ट्रेंज थिंग इज़ कि अगर वो स्मोकिंग नहीं भी करता तो फिर भी धुआं उसको अफेक्ट करता है। दिस इज़ द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की आप लाइफ चाहते हैं वैसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। आई कंग्रेचुलेट एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग आज यहाँ बैठे हैं और आप लोगों ने सिर्फ सोचा नहीं, ख्वाहिश नहीं की, आपने एक अमली कदम उठाया और आप यहाँ बैठकर आज प्रैक्टिकली ये प्रूव कर रहे हैं अपने आप को कि आप संजीदा हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए और मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने के लिए। तो ये है इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा नसीब, हमारी पैदाइश और हमारी मौत, इन 2 चीज़ों पे हावी है। इसके दरमियान में जो सारा स्पैन है वो हमारी अपने इख्तियार में है, और उसके ऊपर इख्तियार इस्तेमाल करना या इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना वो भी हमारा इख्तियार है। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि हम ये इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। ये अहम सवाल है ना। जब हमारे पास टैलेंट भी है, वक्त भी है, हम ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहे हैं, हम रिस्क भी खा रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है तो वसाइल देकर भेजा है। आपको ये बताऊं कि 50 बिलियन जब एक कपलिंग होती है, एक मियाँ बीवी की आपस में हम बिस्तरी वो करते हैं, तो 50 बिलियन स्पर्म्स एक मेल बॉडी से एक फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। कितने? 50 बिलियन, 50 अरब स्पर्म्स एक एजैकुलेशन में मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र होते हैं, और मैं और आप एक स्पर्म में से 1। तो इसका मतलब है कि 50 बिलियन स्पर्म्स में से किसी एक स्पर्म की सुपर सिलेक्शन होती है अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत। यानी उन 50 बिलियन स्पर्म में से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पर्म होता है, जिसमें ज़िंदा रहने की सबसे ज़्यादा सलाहियत होती है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। और ये सिलेक्शन यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके बाद कई फिल्टर्स हैं। वो जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिलीवरी से लेके एक्चुअल डिलीवरी तक, यानी बर्थ से लेके डिलीवरी तक, दुनिया में हमारे आने तक 9 मंथ्स के स्पैन में बहुत कुछ होता है, आपको मालूम है। और फिर ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत कुछ होता है, बहुत सारी डेथ्स होती हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारी होती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स 20, 25, 30 साल की उम्र तक पहुंच गया और वो सही सलामत है, इसका मतलब है कि वो बहुत सारे टेस्ट पास करके आया, वो बहुत सारे फिल्टर से गुजर के आया, और अल्लाह ताला ने उसे बेपनाह सलाहियतें उसमें डाली हैं, उसमें देखी हैं, इसीलिए उसे ज़िंदा छोड़ा है। तो वो धरती पे बोझ नहीं है, वो एक सुपर सिलेक्टेड हाईली टैलेंटेड इंसान है। अब अगर फिर भी वो कहता है कि मेरे नसीब ही ख़राब है, नहीं, तो फिर ये उसकी अपनी हमाकत है, अल्लाह ताला पे उसकी कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। फिर अब सवाल यह है कि हम ये इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं करते या क्यों नहीं कर पाते। ये तो तय है कि हम में से हर एक
अच्छी ज़िंदगी चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, घर हो, लग्जरीज हो, हमारे पास बेहतरीन लाइफस्टाइल हो, बेहतरीन ज़िंदगी हो। लेकिन दुनिया के 90% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, 10% लोग अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, 90% लोग ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे हैं। उनमें से 40% ऐसे लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके पास बेसिक नीड्स भी ज़िंदगी की, जैसे पीने का साफ़ पानी, खाने के लिए मुनासिब खुराक, और ये चीज़ें नहीं हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्यों फिर हम ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप में से कोई इस पर हेल्प करना चाहेगा? आपकी क्या राय है? आपके ख्याल में जब हमारे पास वसाइल भी हैं, टैलेंट भी है, सारा कुछ है, दस्तयाब है, क्यों नहीं करते? कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। यस यस यस, ये जी जी, मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? या दैट्स द ग्रेट थिंग। ज़बरदस्त, इन लोगों के लिए तालियां बजाइए प्लीज़। ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त। और कोई दोस्त? देखिए, हम सब सोचते तो हैं, हमें सब पता भी है, लेकिन हम यूजुअली राय का इजहार करते हुए डरते हैं। जैसे इन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे? फियर ऑफ फेलियर, बहुत बढ़िया बात की इन्होंने, ऐसा ही है, ज़बरदस्त। और कोई दोस्त अपनी राय दें? अच्छा चले, जितनी राय आ गई हम इसके ऊपर तबसरा करते हैं। नईम साहब ने जो बात की है वो सारी बातें उसके अंदर ही आती हैं। वो है कंफर्ट जोन। ये इंग्लिश की टर्म है कंफर्ट जोन। आपने रेशम का कीड़ा देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा कि वो अपने आसपास रेशम का एक जाल बुनता है और फिर आखिर में उस जाल के अंदर दफन हो जाता है, उसके अंदर ही उसकी मौत हो जाती है, और फिर वो रेशम लोग पहनते हैं। इंसान भी रेशम का कीड़ा है बदकिस्मती से। जब हम दुनिया में आते हैं तो हम बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं, हर चीज़ को टच करके देखते हैं, हर चीज़ को ज़ुबान लगा के चख के देखते हैं, हर चीज़ को छू के देखते हैं, हर काम करके देखते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम महदूद होते जाते हैं, नैरो होते जाते हैं। फिर हम चंद चीज़ें चुन लेते हैं, चंद रंग, चंद खाने। उन खाने के अलावा कोई हमें खाने की दावत देता नहीं, नहीं यार ये मैं खाता नहीं हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मैं पहनता नहीं हूँ, वहाँ मैं जाता नहीं हूँ, ये मैं करता नहीं हूँ, वो मैं सुनता नहीं हूँ, ये मैं देखता नहीं हूँ। ये सारी पाबंदियाँ हैं, और ये पाबंदियाँ कोई हम पे लगाता नहीं है। ये पाबंदियाँ हम आहिस्ता 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 अपने ऊपर खुद लगाते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब हम इन पाबंदियों के इतने आदी हो जाते हैं कि हम जब इससे बाहर निकलना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम एक पिंजरे में बंद हो गए हैं। एक केज है, चेन्स हैं, जंजीरें हैं जो हमने पहन ली हैं, और इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये जंजीरें हमने खुद बनाई हैं और ये नज़र नहीं आती, इनविजिबल है। हम सब जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हम सब किसी न किसी पिंजरे में बंद हैं। जिस दिन हमें इसकी रियलाइजेशन हो जाती है कि हमने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी हैं, एक छोटा सा दायरा मैंने चुन लिया जीने के लिए, चंद रंग मैंने चुन लिए अपने लिए, चंद खाने मैंने सिलेक्ट कर लिए अपने लिए, चंद लोग, एक खास तरह के लोग मैंने अपने गिर्द बिठा लिए, उसके बाहर मैं किससे मिलता नहीं हूँ, उससे बाहर लोगों से मेरा कोई राब्ता नहीं है, इन रंगों के अलावा मैं पहनता नहीं हूँ, ये खाने इनके अलावा मैं कुछ खाता नहीं हूँ, इन जगहों के अलावा। मतलब देखें, आप एक ही जगह पे बार बार खाना खाने जाते हैं। थंब रूल ये है, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं इस सोसाइटी के, अब नॉर्मल नहीं है, तो आप एक ही जगह से बार बार खाना खाने जाते हैं और आमतौर पे एक ही डिश बार बार खाते हैं। आप फ़लाँ जगह से कबाब ही खाते हैं, फ़लाँ जगह से कढ़ाई गोश्त ही खाते हैं। और जब भी आप दोस्तों के साथ जाते हैं, उन्हीं चंद दोस्तों के साथ उसी ख़ास जगह पे वही डिश खाने आप 70, 80, 90% जाते हैं। एग्री करते हैं? दैट्स ग्रेट। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर लेते, क्योंकि हम अपने आप को इतनी वसी दुनिया छोड़कर, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़कर, हम अपने आप को किसी खास एक लाइन पे ड्रा कर लेते हैं और उसी नाक की सीध में चलना चाहते हैं। और कोई भी शख्स जो उससे हट के कोई बात करता है, और दुख की बात यह है, दुख की बात यह कि जो बातें पहले हम मानते हैं, जो पहले हम बातें मानते हैं, कोई शख्स उसी से मिलती जुलती बात करेगा तो हम सुनेंगे, अगर उससे हट के बात करेगा तो कहेंगे बंदा ठीक नहीं है, नहीं ये बात ठीक नहीं है। चाहे वो सियासी बात हो, वो मजहबी बात हो, वो मुआशरती बात हो, वो मुआशी बात हो, कल्चरल बात हो, खाने की बात हो, रंग की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, वो कहेंगे नहीं नहीं भाई नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, बस यही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है।
सारे मसाइल की वजह यह है कि हमने अपने गिर्द एक दायरा खींच लिया, और वो दायरा मुआशी तौर पे खींच लिया है। मतलब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि इनकम का भी एक दायरा खींच लेते हैं हम अपने गिर्द, हमें मालूम नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप देखिए, क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ, गौर कीजिएगा, तो वो जो है अच्छा, आपके साथ ऐसे हुआ होगा, आप जिन लोगों के साथ हुआ वो मुझे बताइएगा, कि आप कहीं गए किसी खास जगह पे, और वहां आपके आसपास एक माहौल है, एक टेम्परेचर है, एक लाइट है, कुछ आवाज़ें हैं, एक सिचुएशन है, कुछ रंग हैं, कुछ शक्लें हैं, और एकदम आपको ख्याल आता है कि ये सारा कुछ पहले भी हो चुका है, 100% सेम टू सेम, 100% ऐसा पहले हो चुका है। मैं कहीं इस जगह पे, इसी माहौल में, इन्हीं रोशनियों में, इन्हीं आवाज़ों में, इन्हीं लोगों के साथ, यही कपड़े मैंने पहने हुए थे, वो शख्स वहीं बैठा हुआ था, ये यहीं बैठे थे, यहाँ पे ऐसा ही था, ये सब बिल्कुल ऐसा ही था, 100%। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? किन किन के साथ हुआ? मेजॉरिटी के साथ हुआ ऐसा, और बाकी लोगों के साथ आइंदा होगा, क्योंकि अभी उन्होंने सुन लिया। थोड़ी देर पहले नईम साहब ने सबकॉन्शियस माइंड की बात की। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है जो रोज़मर्रा के काम करता है, गाड़ी इधर मोड़नी है, आज वहाँ जाना है, ये करना है, उसको फ़ोन करना है, ये रोज़मर्रा के काम करने वाला, ये इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये प्रेजेंट माइंड है जो रोज़मर्रा के काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक है हमारा बिगर माइंड जो बॉस है एक्चुअली, वो है सबकॉन्शियस माइंड। ख्वाब हमारे उसमें पड़े हुए हैं, हमारे बिलीफ्स उसमें पड़े हुए हैं, ज़िंदगी के बड़े बड़े जो बिगर पिक्चर्स हैं वो उसमें पड़ी हुई हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने कभी ना कभी वो सारा कुछ प्लान किया होता है, सोचा होता है, और हमारी प्लानिंग और सोच के मुताबिक 100% वैसा ही हो जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, नईम साहब ने इसके ऊपर बात की। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, कि हम सोचते हैं कि ये शख्स यहीं बैठा था, ये जग भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, ऐसे ही बिजली गई थी, ऐसे ही वो साहब वहाँ बैठे हुए थे, वो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने इस रंग के कपड़े पहने हुए थे, टांग पे भी ऐसे ही टांग रखी हुई थी, सेम 100% ऐसे ही था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली वो हमने प्लान किया होता है, हमने उसके बारे में सोचा होता है, लेकिन कॉन्शियसली नहीं सोचा होता। हमें सिर्फ उन चीज़ों की खबर है जो हम कॉन्शियसली करते हैं, जो सबकॉन्शियसली हम करते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता। आपने मैनी टाइम्स देखा होगा कि हम किसी फैसले के करीब पहुंचकर 99 पे पहुंच कर ब्रेक खींच लेते हैं, और हमें समझ नहीं आती मैंने ऐसा क्यों किया। बाद में सोचते रहते हैं यार मैंने ये क्या किया, ये मैंने क्यों किया। हालांकि कॉन्शियसली हम 100% वो करना चाह रहे होते हैं, 200% करना चाह रहे हैं। हमारे अंदर से कोई चीज़ हमें रोक लेती है, वो हमारे गहरे बिलीव्स हैं, सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि होगा हमारे साथ वही जो हम सोचेंगे। अब सवाल यह है कि सबकॉन्शियस माइंड पे अगर हमारा कोई इख्तियार नहीं तो वो कैसे होगा। तो जो चीज़ आप बार बार कॉन्शियस माइंड में सोचते रहेंगे, रिपीटेडली सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और वो वहाँ बैठ जाएगी और वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगी। मैं एक उबर ड्राइवर के साथ बैठा, मैंने कहीं जाना था, तो उबर के ड्राइवर्स को गपशप की बड़ी आदत होती है और हम जैसे लोगों को भी सवाल पूछने की बड़ी आदत होती है। तो मैंने उससे यूँ ही पूछा और क्या करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं। उसने कहा जी कुछ नहीं करता। मैंने कहा ये कितने घंटे करते हैं। इस सेट के घंटे का हिसाब नहीं रखा हुआ, मैंने इनकम का हिसाब रखा हुआ। मैंने कहा वो क्या, जब 2000 पूरे हो जाते हैं तो मैं घर चला जाता हूँ। मैंने कहा अगर 6 घंटे में हो जाएं हाँ तो चला जाता हूँ। मैंने कहा अगर 10 घंटे में हो जाएं तो चला जाता हूँ। मैंने कहा जिस दिन आप 6 घंटे में जाते हैं उस दिन आप 8 घंटे 10 घंटे क्यों नहीं करते। भाई जब मेरा टारगेट पूरा हो गया तो फिर उसके बाद मैं क्यों करूँ। अब ये आपको बात बोंगी सी लगेगी, अजीब सी लगेगी। मैंने से पूछा तुम्हें मज़ीद पैसों की ज़रूरत नहीं। वो उसने जो मुझे सुनाया कि वो फ्रिज की किस्तें हैं, एसी की किस्तें हैं, बिजली के बिल हैं, गवर्नमेंट ने जलील कर दिया है, महंगाई ने जीना आराम कर दिया। तो मैंने कहा 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लो। मुझे टारगेट ही मेरा 2000 का, तो मैंने इसका टारगेट बढ़ा लो। इस पर वो खामोश हो गए। ये आपको मज़ाहिया बात लगती है, लेकिन ये मज़ाहिया बात नहीं, हम सभी ऐसे कर रहे हैं। हम इसको मानेंगे नहीं, बट वी हैव अ सर्टेन बिलीफ कि भाई मैं इससे ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल आपने फ़ोन खरीदना है, आप कहेंगे यार मैंने 20 से 25 हज़ार के दरमियान वाला फ़ोन ना मैं ख़रीदना चाहता हूँ। आप प्लान ही ये करेंगे
और आप देखेंगे ही वही फ़ोन, आप 50,000 वाला देखेंगे नहीं। बोले ये तो मैं ख़रीद ही नहीं सकता ना, ये तो मेरे बजट में ही नहीं आता, ये मेरी बसात ही नहीं, ये मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हमारे तो ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी लाइफ को सर्टन दायरे में, किसी जोन में बंद कर लेते हैं, फाइनेंशियली, कल्चरली, इमोशनली, और हम आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। जितना ये दायरा तंग होता जाएगा उतना ही ज़िंदगी में एक्साइटमेंट, जोश ख़त्म हो जाएगा, उतनी बोरियत भरी ज़िंदगी होगी, उतनी हमारा चेहरा उतरा हुआ होगा, हमारे कंधे झुके हुए होंगे और हमारा चेहरा तना हुआ होगा। जब भी पूछेंगे सड़ी हुई बात ही करेंगे हम, इसलिए कि लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई जोश नहीं है। जोश कैसे आता है? नई चीज़ें करने से। एक बच्चे में जोश होता है जी, वो जोश कहाँ से आता है? इसी रवैये से आता है कि वो हर नई चीज़ को करने के लिए तैयार होता है। आप उसे 10 बार रोकेंगे वो फिर भी सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा। आप उसके सामने टेबल रखें, वो पता नहीं ऊपर से चढ़ के, नीचे से, इधर से उधर से खिसका के गुजर जाएगा। ये उसको एक्साइटेड करता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर से जोश, जज्बा, एक्साइटमेंट सब चीज़ें मर जाती हैं। इसलिए कि हम कहते हैं नहीं मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, ये मुझे पसंद नहीं, वो मुझे पसंद नहीं, ऐसा मैंने करना नहीं, वहाँ मैंने जाना नहीं, ये मैंने पहनना नहीं, वो मैंने खाना नहीं। तो अल्टीमेटली हमारे पास रह जाती है चंद चीज़ें, और फिर वो चंद चीज़ें जब हम रिपीट करना शुरू करते हैं, हमारे बारे में लोग आसानी से बता सकते हैं कि किस बात का हम क्या जवाब देंगे और किस मौके पर कौन सा जोक सुनाएंगे जो हम 1000 बार सुना चुके हैं। फिर हम कहते हैं लोग हंसते नहीं मेरे लतीफ़ों। एक जोक पे कितनी बार लोग हंसे भाई? 1 बार, 2 बार, 3 बार। एक ही शेर आप 50 बार सुनाएंगे तो कौन दाद देगा भाई? प्रॉब्लम ये है, जिंदगी चाहती है नयापन, जोश जो जिंदगी का है, जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है जिंदगी की, वो नएपन में, वो जो फ्रेशमेंट है वो रिपीटेशन से खत्म हो जाती है। आप एक जोक दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो जिंदगी इसी तरह है। जिस चीज़ को आप बार बार करेंगे उससे आपके अंदर उकताहट आ जाएगी। आप ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा करते हैं जैसा इन्होंने फरमाया, लोगों को खुश करने के लिए, पब्लिक प्रेशर। लोगों की नज़र में हम हीरो बनना चाहते हैं, हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि लोग उससे इम्प्रेस होते हैं जो उनको इम्प्रेस नहीं करना चाहता, और उससे इम्प्रेस नहीं होते जो इम्प्रेस करना चाहता। तो ये 90% लोग जो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे, ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे, वो लोग हैं जो लोगों की मर्ज़ी से जी रहे हैं। वो कपड़े खरीदते वक्त ये नहीं देखते कि मुझे क्या पसंद है, वो कहते हैं भाई फलां को कैसा लगेगा, फलां को कैसा लगेगा, फलां को कैसा लगेगा। यू थिंक अबाउट दैट, अपने बारे में नहीं सोचते। तो क्योंकि हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी नहीं रहे, तो हम वैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे जैसी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं। दिस इज़ कंफर्ट जोन। अब इस कंफर्ट जोन को तोड़ कैसे सकते हैं आप? मैं इनकम पे फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि रियल एस्टेट के लोग ज़्यादा इनकम फोकस्ड होते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि अमीर होना या दौलत कमाना बुरी बात है। वो कहते हैं कि अमीर आदमी का बड़ा सख्त हिसाब होगा, बहुत कड़ा हिसाब होगा। हमें ढूंढ कर ऐसी बातें सुनाई जाती हैं जिसमें गुर्बत को ग्लोरीफाई किया जाता है। गुर्बत को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि दिल चाहता है कि बंदा गरीब ही हो जाए, यकीन मानो। और अमीर होने के बारे में ऐसी ऐसी वईदें ढूंढ के सुनाई जाती हैं। अभी मसला ये, मैं आपको एक बात बताऊँ, इमाम मस्जिद की तनख्वाह कितनी होती है? 10,000, 12,000। आपके ख्याल में वो गुर्बत को ग्लोरीफाई करेगा या अमारत को ग्लोरीफाई करेगा? अब अगर उसकी 1 करोड़ 1.5 करोड़ इनकम हो 1 साल की, या 2, 4, 6 लाख मंथली इनकम हो, आपके ख्याल में वो अमारत के हक में फतवे देगा, अमारत के हक में हदीसें और कुरान की आयत बार बार तिलावत करके सुनाएगा, या गुर्बत की तारीफें करेगा? अदरवाइज, अब क्योंकि हम जिससे सुन रहे हैं हदीस और आयत जो रिप्रेजेंट कर रहा है मज़हब को, जिसका खुतबा हम सुनते हैं, वो खुद कतई गुर्बत से नीचे ज़िंदगी जी रहा है, तो वो गुर्बत को ग्लोरीफाई करता है। और हम सबको भी वो कहता है कि अच्छा हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, मैं तो फिर जी रहा हूँ, फिर तुम लोगों के साथ भी यही होना चाहिए। तो वो हमें खींचने की कोशिश करता है कि हम भी नीचे आ जाएं। हमारा मज़हब ऐसा कुछ नहीं कहता। ये जो सारी गलतफहमी है, कल्चरल गलतफहमी। और दूसरी हमारे यहाँ ये बिलीफ है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी नईम साहब की अमीर, हमारा ये बिलीफ है कि कोई भी इंसान हलाल तरीके से अमीर नहीं हो सकता। आप 100 लोगों से सर्वे कर लें, 90-95 लोग कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी शख्स किसी अच्छी गाड़ी में है, बड़े घर में है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, स्टूडेंट बूटेड है, ज़रूर इस बंदे ने कुछ गड़बड़ की है।
ज़रूर कुछ करप्शन की है। भाई हलाल के पैसे से तो कोई बंदा अमीर नहीं हो सकता। वी बिलीव दिस। अब ये सारी गलत फहमियाँ हैं, हकीकत ऐसी कुछ नहीं। इन्हीं सोचों की वजह से दुनिया में हमारी कोई, आप 500 छोड़िए, 1000 बड़ी कंपनीज में हमारी कोई कंपनी नहीं जो दुनिया में बिजनेस करती है। नॉट इन 1000। दुनिया में हमारा कोई शुमार ही नहीं, हमारी ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, ना हमारे बिजनेसेस का। चंद एक दो सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल है और स्पोर्ट्स है, और वो भी वो चंद लोग हैं जो इन फिलॉसफी पे बिलीव नहीं करते हैं। वरना हम समझते हैं कि करप्शन करना ज़रूरी है, और जब आप दुनिया के साथ करप्शन करते हैं फिर दुनिया आपसे बिजनेस नहीं करती। अब जो लोग इसके अपोजिट ख्यालात रखते हैं, जो ये समझते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए, कस्टमर केयर होनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज होनी चाहिए, जो खरीदी हुई चीज़ें भी वापस ले लेते हैं, वो लोग हमें शैम्पू बेचते हैं, उनके साबुन के बगैर हम नहाते नहीं, उनके शैम्पू के बगैर हम सर नहीं धोते, लेकिन फिर कहते हैं नहीं नहीं करप्शन जिंदाबाद, झूठ जिंदाबाद, झूठ के बगैर आप प्लाट नहीं बेच सकते। वो आपकी फील्ड में मुर्गी और अंडे की कहानी बहुत ज़बरदस्त है कि अंडा खाइए मुर्गी ज़िबा मत कीजिए, लेकिन हम ये सुनाते ज़रूर हैं, लेकिन जब भी मुर्गी हाथ आ जाती है, यस, और बल्कि ये टर्म भी यूज़ होती है मुर्गी ज़िबा करने। तो भाई मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये, कमिंग बैक टू द कंफर्ट जोन, कि जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है ना, पॉइंट नंबर 1, इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। किस्मत का लेना देना मेरी खाल के रंग के साथ है, मेरी आंखों के रंग के साथ है, मेरी हड्डियों के साइज़ के साथ है, मेरे गोश्त के साथ है, मेरे अब्बा जी के अम्मा जी के साथ है, मेरे बहन भाइयों के साथ है, मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस अहद में पैदा हुआ, जिस सूरत हाल में पैदा हुआ, ये सब मेरी किस्मत है। मुझे कब कहाँ कैसे मरना है ये मेरी किस्मत है। इसके दरमियान में कोई किस्मत नहीं है, ये इख्तियार है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, जिसको मुझे इस्तेमाल करना है। इसका मुझसे हिसाब किताब होगा, कड़ा हिसाब किताब होगा कि मैंने ये सारा कुछ जो मुझे इंसानी वसाइल दिए कहाँ इस्तेमाल किए हैं। अब मुझे इनको इस्तेमाल करना हो, इस्तेमाल मैं कर भी रहा हूँ, हर रोज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं अपने फ़ायदे के लिए या मैं अपने नुकसान के लिए। अब अगर मैं किस्मत को इल्ज़ाम दे रहा हूँ तो दरअसल मैं इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा हूँ किस्मत को इल्ज़ाम देने के लिए। और अगर मैं ये समझता हूँ कि नहीं, ये इख्तियार मुझे इस्तेमाल करना है अपने एक्शंस को ठीक करने के लिए, तो फिर मैं इस इख्तियार को और तरह से इस्तेमाल करूँगा। तो पहली बात यह है, किस्मत का मेरे आज के हालात से कोई लेना देना नहीं, मेरी माली हालत से मेरी किस्मत का लेना देना नहीं है, मेरे ताल्लुकात का, मेरे दोस्तों का किस्मत से लेना देना नहीं है। मैं कहाँ पैदा हुआ ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं कहाँ रहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में रहूँ, मैं सिडनी में रहूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहूँ, लाहौर में रहूँ, इस्लामाबाद में हूँ, कोई पाबंदी तो नहीं है मुझ पर। अभी तो ये मेरा इख्तियार है कि मुझे कहाँ रहना है, मुझे कितने पैसे अर्न करने हैं, मुझे किससे ताल्लुकात बनाने हैं, मुझे कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, ये मेरा इख्तियार है। मैं आज शलवार कमीज़ पहनता या मैं ये टाई लगाता, ये मेरा इख्तियार है। इसमें किस्मत का तो कोई लेना देना नहीं। मैं आज किस किस से मिलूँगा, किस किस से नहीं मिलना चाहता, ये मेरा इख्तियार है। लेकिन जिस जिस से मिलूँगा उसके असरात मेरी ज़िंदगी पे ज़रूर होंगे, जहाँ जहाँ जाऊँगा उसके असरात ज़रूर होंगे, जो जो सोचूंगा, जो जो सुनूंगा, जो जो बोलूँगा उसके असरात मेरी ज़िंदगी पे ज़रूर होंगे। तो नंबर 1, चूज़ योर एनवायरनमेंट वेरी क्लियरली। पहली बात यह कि किस्मत नहीं है, इख्तियार है। दूसरी बात, इख्तियार का सबसे बड़ा इस्तेमाल यह है कि अपने एनवायरनमेंट पर नज़र रखिए। अगर आप गरीब लोगों के साथ बैठेंगे तो अमीर नहीं होंगे, नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो पॉजिटिव नहीं होंगे, बीमार लोगों के साथ बैठेंगे तो सेहतमंद नहीं होंगे, रोने धोने वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो खुश नहीं होंगे। खुश रहना तो खुश लोगों के साथ बैठिए, अमीर होने तो अमीर लोगों के साथ बैठिए, सेहतमंद रहने तो सेहतमंद लोगों के साथ बैठिए। जो लोग सुबह उठ के जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वर्जिश करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाएंगे तो दूसरे चौथे छठे रोज़ आपको भी शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं भी थोड़ा अपना पेट अंदर कर लूँ। यू विल फील फिट। लोगों के दरमियान बैठ के अगर आप पेट निकाल के बैठते हैं तो आप मिसफिट फील करेंगे और आप चाहेंगे कि आप फिट हो जाएं। तो एनवायरनमेंट बहुत कीमती चीज़ है। दूसरी बात, जो आप, मैं एक सादा मिसाल देता हूँ। आपने एक घर बनाना है, आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं ज़्यादातर, आपने एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए आपके अंदर? कोई दोस्त बताएंगे? नहीं? यस, क्लैप प्लीज। आप यकीनन बहुत सारे पैसे कमा रहे होंगे। यस, सबसे पहली चीज़ है आपके अंदर एक पुख्ता इरादा चाहिए। इन्होंने डिज़ायर नहीं कहा, ख्वाहिश नहीं कहा, विल कहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने कहा इनकी रिफ्लेक्ट कीजिए। ख्वाहिश तो भाई सब लोगों की है घर बनाने की। कोई शख्स है जो चाहता है कि उसका अपना घर ना हो?
आपको दुनिया में शायद ही चंद लोग मिलेंगे एलॉन मस्क जैसे जो कहते हैं नहीं घर बनाने की फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस किराए के घर में रह लें, इधर उधर रह लें, गाड़ी में सो लें, बस काम करें। बट 1% लोग होंगे दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा। 99% लोगों की ख्वाहिश है कि उनका अपना घर हो और अच्छा घर हो। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि चलें सर छुपाने के लिए 1 मरले का घर हो, लेकिन मेजॉरिटी अच्छा घर चाहती है, लेकिन मेजॉरिटी के पास अपना घर नहीं है, इसलिए कि ख्वाहिश है, विल नहीं है। अब विल के बाद क्या चाहिए? विल के बाद आपको चाहिए एक क्लियर उस घर का डिज़ाइन कि आप कैसा घर चाहते हैं। ये पैसे तो तब बजट शेड आप करेंगे ना कि आपको घर कैसा चाहिए, फिर पैसे की बारी आती। नाउ यू हैव टू हैव अ क्लियर डिटेल कि आपको कैसा घर चाहिए। घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, कितने मरले का चाहिए। फिर आप एक प्लॉट खरीद लेते हैं, ये डिसाइड करके कि 10 मरले का घर बनाना है, 1 कनाल का बनाना है, 4 मरले का बनाना है, यू बाय अ प्लॉट। अब ये तय हो गया कि घर कहाँ बनेगा। एग्री? पहले ये था कि घर बनाना है, पता नहीं DHA में बनाना है, बैरिया में बनाना है, या समनाबाद में बनाना है, या इधर बॉर्डर के करीब बनाना है। बट अब ये तय हो गया कि घर यहाँ बनेगा। नाउ द नेक्स्ट, अब क्या करेंगे आप? अब आप उस घर का एक नक्शा बनाएंगे। एम आई राइट? उस घर का एक नक्शा बनाएंगे। नक्शा जुबानी होगा या कागज़ पे होगा? सोचें कि आप कागज़ पे नक्शा नहीं बनाते, आप जुबानी नक्शे से घर बनाना शुरू कर देते हैं, और वो नक्शा सिर्फ आपके जहन में है, आप एक ठेकेदार को समझाते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। द रिजल्ट विल नॉट बी अप टू योर चॉइस, द रिजल्ट विल बी डिफरेंट। वो कहेगा अच्छा मुझे लगा आपने ये कहा है, और बनते बनते आपका अपना नक्शा भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आपके नहीं यहाँ ये नहीं, ये कर ले, ये यहाँ ये नहीं, यहाँ ये। थिंग्स विल कीप चेंजिंग। आप एक रिटन नक्शा उसको देंगे तो उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेगा। जी आवाज़ आ रही? सुन रहे? एग्री करते हैं? तो आपको एक रिटन नक्शा चाहिए। जब तक रिटन नक्शा नहीं होगा उस नक्शे के मुताबिक घर नहीं बनेगा। तो आपको एक तहरीरी नक्शा चाहिए जो लिखा हुआ हो, क्लियर हो, उस पर मेजरमेंट्स लिखी हों, माइक्रो डिटेल्स लिखी हों, और फिर उस नक्शे के मुताबिक घर बनेगा और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन होगी। फिर वो पैसे वैसे बजटिंग चटनिंग उससे। अब ज़िंदगी का जो सफ़र है, आप समझिए कि आपकी जो कामयाबी है वो एक घर है। हेलो, सुन रहे? आवाज़ आ रही? अच्छा, आप समझिए कि जो आपकी कामयाबी है, जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, वो एक घर है। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? विल, वेरी स्ट्रॉन्ग विल। ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। गालिब ने कहा था हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती भाई। विल इज द मेन थिंग। आपका जो इरादा है वो पुख्ता हो तो पूरा हो जाता है। तो कामयाबी के लिए नंबर 1 चीज़ जो आपको चाहिए वो क्या है जी? मुझे बताइएगा ताकि बात को वाइंड अप करें। विल चाहिए। जब आपने विल बना ली, अब आपने क्या करना है? उस विल को पूरा करने के लिए यू नीड अ प्लान। और प्लान जुबानी होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। अगर आपका प्लान जुबानी होगा तो क्या होगा? यहां कितने लोगों के पास कोई रिटर्न प्लान है अगले 5 साल का, 10 साल का, 1 साल का? इनके लिए तालियां बजाइए जी बाप, क्या बात। वेलकम सर। तो मकान के लिए जैसे नक्शा ज़रूरी है, ऐसे ही कामयाबी का भी एक तहरीरी नक्शा, एक तहरीरी प्लान ज़रूरी है। मसला ये है कि एक दिन में हमारे जहन में अनगिनत ख्यालात आते हैं। खुशकिस्मती से हमें पता है कि कितने आते हैं अंदाज़न। कोई गेस कर सकता है कितने ख्यालात एक दिन में आते हैं हमारे माइंड में? 3 से 4 हज़ार। कोई और दोस्त? कोई और दोस्त गेस करना चाहते हैं? गेस कीजिए, मतलब गेस कीजिए। लोग छोड़िए, लोगों को बिलीव नहीं, लोग कुछ नहीं। आपका बिजली का बिल लोग पे करते हैं, घर का किराया लोग देते हैं, ये लॉन्ड्री से आप कलफ लगवाते हैं, लोग बिल पे करते हैं, ग्रॉसरी का बिल लोग पे करते हैं, और कोई भी आपका बिल पे नहीं करता, आप खुद रगड़ के बिल पे करते हैं। हाँ तो फिर बोलिए, छोड़िए लोगों को, गेस कीजिए, बताइए। नहीं, मैंने कहा कि खुशकिस्मती से हमें पता है कि अंदाजन कितने होते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं, हर किसी के डिफरेंट होते हैं, लेकिन एवरेज हमें मालूम है कितने होते हैं। तो आप पहले गेस कीजिए। अगर आपका अंदाज़ा ठीक हुआ तो आपको इश्तियाक साहब आखिर में कितना इनाम देंगे जी?
1000 रुपीज कैश इनाम मिलेगा जी आपको। वाह, 1 लाख के करीब। गुड। अगर आप 5000 करीब भी हुए तो आपको कैश प्राइज मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप देखते हैं 1000 पे आपने डाका मारा कि नहीं? नईम साहब ले गए 1000 रुपये। नईम साहब का ये सब्जेक्ट है इसलिए। तो 50,000 24 घंटे में एक एवरेज इंसान के जहन से 50,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं। आप सोचिए ख्यालात की, 50,000 ट्रेनें गुजरती हैं। जिस स्टेशन से दिन में 50,000 ट्रेनें गुजरें, सोचें उस स्टेशन का क्या हाल होता होगा। सोचें। तो हमारा जहन भी ऐसा ही एक स्टेशन है जिसमें से 50,000 गाड़ियाँ रोज़ चुंग करके गुजरती हैं। तो वो पता नहीं अपने साथ क्या क्या उड़ा के ले जाती हैं। हमारी सोचें, हमारे टारगेट्स, हमारे बिलीव्स, हमारी ओपिनियंस, हमारी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, पता नहीं क्या क्या। तो होल्ड ऑन रखना, काबू में रखना, अपने टारगेट से चिमटे रहना, इसके लिए ज़रूरी है कि तहरीरी नक्शा हो आपके पास। इसीलिए किताब वजूद में आई। उससे पहले हम ज़ुबानी तालीम देते थे, लेते थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं, इस तरह की जब तक किताब नहीं होगी बात नहीं बनेगी। तो आपको भी अपना कामयाबी का एक तहरीरी नक्शा बनाना होगा। मैं एक सादा मिसाल देता हूँ। आप इतवार बाज़ार जाते हैं शॉपिंग के लिए, आपकी बुढ़ी आपको कहती है कि ले आएँ जी, सामान ले आएँ। आप चले जाते हैं, ले आते हैं चीज़ें, वापस आते हैं तो वो आपको कहती हैं, और चोरी साहब थोड़ा भी दिमाग ख़राब है, ये तो लेके ही नहीं आए, वो भी नहीं लाए, और ऐ की लाएगा तो ले आने नहीं सी। ऐसे होता नहीं। लेकिन जिस दिन आपको वो पर्ची लिख के दे देती हैं कि ये चीज़ें लानी है, उस दिन क्या होता है? एग्जैक्ट उस पर्ची के मुताबिक आप लेके आते हैं। उस दिन कहते हैं हम बहुत अच्छा, बैठो तो चाय शा पिएगी। तो ये पर्ची की ताकत है जी। तो आपके पास भी एक तहरीरी पर्ची होनी चाहिए, एक तहरीरी नक्शा होना चाहिए आपकी मुस्तकबिल का, आपकी कामयाबी का, कि भाई अगले 5 साल में आपने क्या उखाड़ना है। जो भी आपने उखाड़ना है उसको लिखें और उसको चिपका दें दीवार पे, उसको चिपका दें अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे, अपने ऑफिस के टेबल पे, अपने बाथरूम के मिरर पे। उसको ऑब्सेशन बना लें अपने। हर वक्त उसके बारे में सोचें, और ख़ास तौर पे 2 टाइम ज़रूर सोचें। सुबह जैसे ही आप जागते हैं तो आपका ब्रेन, उसकी वेव्स बहुत ज़बरदस्त होगी, उसकी रिसेप्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है। उस वक्त जहन में डाल दें कि भाई ये टारगेट है, ये नक्शा है, ये करना है। और फिर सोते वक्त दोबारा अपने आप को याद दिलाएं। आपके ख्वाबों पे भी वो सोचें हावी हो जाएंगे। तो ये चंद गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश ये कि किस्मत का कामयाबी नाकामी से कोई लेना देना नहीं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? इस पर सोचिएगा और गहरा सोचिएगा, मुझे तो ये समझ आई। नंबर 2, हम जो चाहते हैं उसको क्लियरली सोचना बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि मैं गाड़ी लूँगा, ठीक है। ये कहना कि मैं अगले साल दिसंबर तक गाड़ी ले लूँगा, ये उससे कहीं बेहतर है, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ले लेंगे। ये कहना कि मैं अगले साल दिसंबर तक होंडा सिविक लूँगा, ये उससे ज़्यादा चांसेस हैं लेने के। ये कहना कि मैं अगले साल दिसंबर तक होंडा सिविक वाइट कलर की ले लूँगा, ज़्यादा चांसेस हैं। ये कहना कि मैं अगले साल दिसंबर तक होंडा सिविक 1.8 ओरियल ले लूँगा, ये उससे ज़्यादा बेहतर है। ये कहना कि मैं अगले साल दिसंबर तक होंडा सिविक वाइट 1.8 ओरियल 23 मॉडल ले लूँगा, इसके चांसेस उससे भी ज़्यादा हैं। हाँ, अगर पैसे आप जोड़ लें तो फिर जितनी क्लैरिटी आपके माइंड में होगी उतना ही आपका टारगेट अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगा, मिसाल के तौर पर मैं सोचिए, मैं एक पेंटर हूँ, मुझे एक यहाँ पे पेंटिंग बनानी। अब मेरे माइंड में कई चीज़ें मिक्स हो रही हैं। आपके ख्याल में क्या क्या होगा? व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग विल आई मेक? पहले तो ये कि मैं बना ही नहीं सकूँगा, और अगर बनाऊँगा तो वो अजीब सी पेंटिंग ही बनेगी। तो पेंटिंग शुरू करने से पहले मेरा माइंड क्रिस्टल क्लियर होना ज़रूरी है। उस पेंटिंग की एक एक जुज़ियात, एक एक डिटेल मेरे माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है। जब तक वो क्लियर नहीं होगी मैं वो पेंटिंग नहीं बना सकता। आपको भी अपने मुस्तकबिल की अगले 5 सालों की एक पेंटिंग बनानी है।
वो पेंटिंग ब्रश हाथ में पकड़ने से पहले उसका एक वाज़ेह नक्शा अपने जहन में बना लीजिए कि ये होगा, दिस इज़ माई फ्यूचर। गुड थिंग इज़ यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है, आपको बॉस बनाया है, और आप खुशकिस्मती से एक ऐसी फील्ड में हैं जहाँ 1 साल में, वो आपने आजकल देखा है ना एक टिकटॉक पे, शायद वो इटली आ गया है, देखे जी? अच्छा जी जी जी, शायद कंगला, शायद नखट्टू, शायद करता कुछ, शायद आंदा जाता कुछ नहीं, शायद इटली आ गया, सड़ो शरीको सड़ो। तो यही होता जी, वो फिर आपकी फील्ड में इन 1-2 years यू टर्न द टेबल ऑन एवरीथिंग। आप वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं जो बाकी फील्ड्स में शायद सेंचुरीज लगती हैं, डेकेड्स लगते हैं। लेकिन जब तक आपके पास प्लान नहीं है, नेक्स्ट 5 years का नक्शा नहीं है, क्रिस्टल क्लियर माइंड नहीं है, किस्मत आपके अपने हाथ में, ये बिलीफ नहीं है, आपके आसपास एनवायरनमेंट क्रिस्टल, आप गंदे एनवायरनमेंट में आप साफ नहीं रह सकते। रह सकते हैं जी? नहीं। तो अपना एनवायरनमेंट साफ कीजिए, अपने आसपास फिल्टर कीजिए, शिकायती लोगों को निकालिए, नकम्मे लोगों को निकालिए, नखट्टू लोगों को निकालिए, रोने धोने वाले लोगों से जान छुड़ा लीजिए, और उन लोगों को जो ज़हनी तौर पर सेहतमंद लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के साथ अपना ताल्लुक बनाइए। इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिर, कराची वाले मुसाफिरों के साथ हम सफ़र नहीं हो सकते जी, नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो लाइक माइंडेड लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कीजिए और अपने से बेहतर लोगों के साथ बैठना शुरू कीजिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। बहुत सारी लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो बातें कह दी हैं, मेरा ख्याल है कि इनमें से अगर आधी बातों पे कोई दोस्त अमल दरामद कर लेंगे तो लाइफ विल बी वंडरफुल। अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है मेरे पास। खुशखबरी ये है कि जी चाय रेडी है।